नमस्कार बच्चों, हम सभी विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे थे। जब विजयनगर की बात होगी तो साथ साथ बहमनी साम्राज्य अपने आप आ जाएगा, क्योंकि विजयनगर और बहमनी दोनों एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी साम्राज्य थे। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं हम लोग 1350 से 1565 तक विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। हालांकि कल मैंने विजयनगर साम्राज्य से जो शुरुआत के राजा हुए, किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था, किस तरीके से बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ, उसके बारे में चर्चा कर ली थी। यदि आप पूरा इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो शुरू में 4 लाइनें 5 लाइनें से कुछ हो नहीं जाता है। क्लियर? यदि आप शुरू तक देखेंगे तो आपको 100% यहाँ से जानकारी मिल चुकी होगी। और इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर बनते भी हैं, क्योंकि इसको बच्चे हल्के में लेते हैं। ये यूपीएससी भी इस टॉपिक को फॉलो करता है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और यूपीएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है? क्योंकि दक्षिण भारत में जो कहीं देखा जाए एक लंबे समय तक, एक लंबे अरसे तक, 200 वर्ष तक कोई साम्राज्य जो स्थापित होता है तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के आसपास की बातें होती हैं। थोड़ा सा मैंने कल जो बताया था उसका 5 मिनट रिकैप कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। कल मैंने बताया था कि लगभग 14वीं शताब्दी के मध्य से, मतलब 14th सेंचुरी के मिड से और 16th सेंचुरी के लगभग आसपास तक, मतलब कह सकते हो 17th सेंचुरी के अंत तक दक्षिण भारत में खासकर विजयनगर साम्राज्य में कुछ वंश देखे गए और उसके कंटेम्पररी समकालीन में बहमनी साम्राज्य देखा गया। देखो, जब मैं विजयनगर साम्राज्य की बात करता हूं तो विजयनगर साम्राज्य को थोड़ा सा और समझते हैं। विजयनगर साम्राज्य में हम देखते हैं केवल एक संगम वंश ही नहीं है, उसमें संगम वंश के बारे में मैंने कल चर्चा की थी। संगम वंश जो हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसमें एक जो वंश आता है, सबसे पहले संगम वंश आता है। संगम वंश मेन जो विजयनगर साम्राज्य स्टैब्लिश किसने किया था? संगम वंश से ही हुआ था। संगम वंश में कौन थे? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। हरिहर और बुक्का नाम के जो 2 भाई थे वो काकाती राजा के सामंत थे। बाद में उन्होंने काम्पिल राज्य के मंत्री पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। एक मुसलमान विद्रोही जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का हो गया था, उसको उन लोगों ने शरण दे दी थी। किस राज्य ने? कंपली राज्य ने, मतलब कर्नाटक राज्य ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कर्नाटक पर अटैक कर दिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया तो हरिहर और बुक्का को बंदी बना ले गया था। हरिहर और बुक्का को जब बंदी बना ले गया तो उनको इस्लाम धर्म स्वीकार कराया। इस्लाम धर्म स्वीकार करा के उनको फिर दक्षिण अभियान में भेज दिया। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि सब अपने को स्वतंत्र घोषित किए ले रहे हैं। वहाँ मुसलमान शासक जो है, कह सकते हैं मदुरै में मुसलमान सूबेदार वो कह रहा है हम स्वतंत्र शासक, इधर वारलन के शासक कह रहे हम स्वतंत्र शासक, उधर मैसूर क्या होयसल शासक कह रहा है मैं स्वतंत्र शासक, तो कौन स्वतंत्र नहीं रहेगा? तो हरिहर और बुक्का भी अपने कह रहे हैं मैं भी स्वतंत्र शासक। उन्होंने भी अपना स्वामी बदल लिया। अपना स्वामी बदलने का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को उन्होंने अपना स्वामी हटा दिया कि हम अब उनके गुलाम नहीं रह गए। प्लस उन्होंने अपनी जो वफादारी उसके साथ थी वो भी वफादारी हटा दी। प्लस उन्होंने जो नया धर्म इस्लाम स्वीकार किया था उस धर्म से भी पुनः वापसी हिंदू धर्म में कर दी। और ये सब परिवर्तन बिना गुरु के कहाँ होता है? तो इनके 2 गुरु रहते हैं। एक तो सबसे प्रसिद्ध गुरु विद्यारण्य रहते हैं। इनके प्रभाव में आकर इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया था। बताया जाता है विजयनगर साम्राज्य की प्रेरणा भी इनसे ही मिली थी। विजयनगर साम्राज्य क्वेश्चन आता है किस नदी के किनारे स्थापित किया गया था? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी बहुत प्राचीन नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा की क्या है? सहायक नदी है। तुंगभद्रा और कृष्णा का बीच का जो दोआब क्षेत्र है वो एकदम कह सकते हो समृद्धशाली क्षेत्र के रूप में इंगित करता है। व्यापार बढ़िया, एग्रीकल्चर लैंड है, तो आपके खाद्य संसाधन है, जो खाद्य चीजें हैं वो अच्छे स्तर पर हो रही हैं। बड़ी सेना रख सकते हो आप। क्लियर? फिर थोड़ी दूर पे जाए हम लोग, इधर साइड में कृष्णा गोदावरी घाटी है। कृष्णा गोदावरी घाटी भी इनको मिल रही है आगे चल के। तो यहाँ पर के बंदरगाह मिल गए, तो इधर का क्षेत्र का जो व्यापार था वो भी किसके कंट्रोल में आ रहा था? विजयनगर साम्राज्य के कंट्रोल में आ रहा था। फिर जो देखा जाए हम लोग देखें मराठावाड़ और कुंकड़ पट्टी, वो भी विजयनगर साम्राज्य अपना लेना चाहता है। तो मतलब ये एक अच्छा क्षेत्र मिल रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब बताया तो ये जो हरिहर बुक्का कर रहे हैं वो संगम वंश की स्थापना कर रहे हैं। और ये संगम वंश जानते हैं कब से कब तक रहा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। तो संगम वंश की स्थापना 1336 बताया था। संगम पिता थे हरिहर बुक्का के, इसीलिए उन्होंने संगम वंश की स्थापना की।
1336 से कब तक ये टाइम पीरियड रहता है बताइए? 1336 से कब तक रहा? 1356 कैसे रहता है? कहाँ तक रहता है संगम वंश? 1300 जो है आपका कब तक रहा? 1485 तक। कितने तक रहा? 1485। 1485 में जो अंतिम शासक था वो मैंने बताया था प्रौढ़ देवराय था। कौन था? प्रौढ़ देवराय। करंट अफेयर मैंने आज चर्चा की थी। प्रौढ़ देवराय के समय एक मंदिर बना था, विरूपाक्ष मंदिर। कहाँ बना था? हम्पी में बना था। लंकन ने बनवाया था, उनका खास था लंकन, उसने बनवाया था किसका मंदिर? विरूपाक्ष का मंदिर। शिव का मंदिर बताया जाता है। और विरूपाक्ष मंदिर में भी भारी बारिश हुई है, उसका एक भाग क्या हो गया है? क्षतिग्रस्त हो गया है, ढह गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में प्रौढ़ देवराय के शासन काल में बना विरूपाक्ष मंदिर का हाल जो है एक भाग भारी बारिश के कारण ढह गया है, इसको किसने बनवाया था? लंकन ने बनवाया था। या हाल ही में दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आता था, भारी बारिश के कारण उसका एक भाग ढह गया है, तो कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर। देखिए हिस्ट्री से जुड़ा हुआ करंट अफेयर। अब देखो ये हिस्ट्री है लेकिन करंट अफेयर को टच कर रही है। क्लियर? अब आ जाइए प्रौढ़ देवराय का मामला। अब मामला मैं कह रहा हूं यहाँ पे, अब ये टाइम पीरियड ये किसका है? संगम वंश का। क्लियर? अब संगम वंश के टाइम पीरियड में आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। यही भी आप लिख लेगा, कल मैंने सीक्वेंस लिखाया नहीं था, लिख लेगा, हाच पाच रहता है मामला, क्योंकि आजकल आयोग क्वेश्चन जो उठाता है वो सीक्वेंस से ही उठाने लगा है। कहीं प्रतिहार का उठा देगा सीक्वेंस, कहीं आपका राष्ट्रकूट का उठाएगा, ऐसा उठाएगा जो आप जल्दी कर ना पाओ या मतलब थोड़ा सा कठिन हो। अब वो ये थोड़ी उठाएगा बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो किसी का ही उठाएगा, तो सबको पता हो चुका है, बार बार कहानी पढ़ते हैं। उठाएगा तो कैसा? विजयनगर साम्राज्य। अब इसमें आइए, जो सबसे पहला शासक बना कौन बना? हरिहर। देखिए हर एक वंश के क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा तक मैं इसके सारे एक एक चुन चुन के कराऊंगा राजा, मगर इतने जरूर डायनेस्टी के राजा कराऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट हो वो सीक्वेंस आपका बन जाना चाहिए। क्लियर? जैसे हरिहर। हरिहर, हालांकि हरिहर और बुक्का दोनों 1736 ईस्वी में क्या करते हैं? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, लेकिन सिंहासनारूढ़ मतलब गद्दी पर कौन बैठेगा? हरिहर बैठता है, और इसका टाइम पीरियड रहता है 1336 से 1356 तक। हरिहर बैठेगा, हरिहर का टाइम पीरियड रहा। अब हरिहर की मृत्यु आती है तो बुक्का इनका भाई है, तो बुक्का गद्दी संभालता है। इनके 3 और भाई होते हैं लेकिन 2 ही मेन आगे रहते हैं हर जगह। ठीक है, तो 356 से कितने चलता है? 1356 से 1377 तक। क्लियर? फिर जो मैं बात करूं बुक्का के बाद, बुक्का के बाद एक और आता है शासक, इनके बाद देवराय। अभी अच्छा एक और यहाँ पे मामला है थोड़ा सा, हरिहर द्वितीय आता है, थोड़ा सा एक रख लीजिएगा, हरिहर सेकंड, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये टाइम पीरियड 1377 से 1404 तक किसका टाइम रहता है? हरिहर द्वितीय का। अब आइए देवराय प्रथम, कौन आते हैं? देवराय प्रथम, इनका टाइम पीरियड कितना रहता है? 1406 से बताया जाता है 1422 तक रहता है। कितने तक रहता है? 22 तक। फिर में इसमें इंपॉर्टेंट राजा आ रहे हैं, उनका भी जिक्र रहता है चूंकि। देवराय सेकंड, कौन आ रहे हैं? देवराय सेकंड। उनका टाइम पीरियड जो हम लोग देखें 1422 से 1446। क्लियर? इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक, अब इसके बाद जो अंतिम शासक मैं कह रहा हूँ, अब मैं आगे के नहीं बता रहा हूँ कि आपका फिर इतना ही तक है, फिर मेन जो कहानी चलती है आपको पूरे हर एक विषय में 10-10 राजा याद करेंगे तो भूल नहीं जाएंगे, तो महत्वपूर्ण ही राजा थे ये जरूर याद रखना। यहाँ तक फंसाऊ चीजें आती हैं। हरिहर प्रथम, फिर बुक्का, फिर हरिहर सेकंड, फिर देवराय प्रथम, फिर कौन? देवराय सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन फंस चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, टेस्ट वगैरह में रखते हैं इस क्वेश्चन को। फिर आइए अब जो हम एक और व्यक्ति को यहाँ पे रखें, प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ देवराय, इनका टाइम पीरियड कितना रहता है? लास्ट में आते हैं, बिल्कुल लास्ट में, जो हम इनका कह रहे हैं अंतिम, इनका कब तक रहता है? ईस्वी तक, ये अंतिम यही है। कौन? प्रौढ़ देवराय। अब ये प्रौढ़ देवराय का मामला जो देखें, इनकी हत्या कौन कर रहा है? नरसिंह सालू। नरसिंह सालू, नरसिंह सालू इनकी हत्या कर
सालू वंश की स्थापना करता है। किस वंश की करता है? सालू वंश की स्थापना। किस वंश की स्थापना करता है? सालू वंश की। क्लियर? यहां तक हम लोग आए। अब देखते हैं फिर से। तो हम लोगों ने देखा इसमें क्या मामला कि हरिहर के बारे में मैंने चर्चा की थी, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। हरिहर का मामला जो क्या है इंपॉर्टेंट यहां से, अच्छा बताया क्या जाता है कि विजयनगर जब साम्राज्य की स्थापना हुई तो बताया तुंगभद्रा से दक्षिण का समस्त भारत किस भगवान का है? भगवान विरूपाक्ष का है। किसका है? भगवान विरूपाक्ष। तो जो चर्चा कहीं भी रहे विरूपाक्ष भगवान की, तो विरूपाक्ष का संबंध किससे रहता है हमेशा? विरूपाक्ष का संबंध किससे रहता है? विजयनगर साम्राज्य से। किससे रहता है? विजयनगर साम्राज्य। ये विजयनगर साम्राज्य जो किसको अपना आराध्य मानता था? विरूपाक्ष को। क्लियर? याद रखेगा। अब हम मतलब कहा जाए दक्षिण की समस्त भूमि विजयनगर साम्राज्य के शासक द्वारा या जो संगम वंश के शासकों द्वारा किसकी मानी जाती थी? किस भगवान को समर्पित थी? तो विरूपाक्ष को। ये अपना कहते थे हम ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर शासन कर रहे हैं। क्लियर? अब आइए जो हम लोग देखें अगला पॉइंट इसमें, हरिहर के बारे में मैंने कल एक इंफॉर्मेशन दी थी। 1353 ईस्वी में किसको भेजता है? जो है कुमार कंवल व कुमार कंपन को मदुरै विजय भेजता है। कहा? मदुरै विजय हेतु भेजता है। मदुरै विजय भेजा और मदुरै विजय करते भी कंपन है। इनकी पत्नी कौन होती है? पत्नी किसकी? कंपन की पत्नी। कंपन की पत्नी कौन है? गंगा देवी। गंगा देवी उसने अपने पति के लिए जो एक रचना कर दी, उसका नाम रखा मदुरै विजयम। मदुरै विजयम। मदुरै विजयम क्या नाम रखा? मदुरै विजयम नामक पुस्तक की रचना की। कंपन बताते कौन है? बुक्का के क्या थे? पुत्र थे। बुक्का के। क्लियर? अब आगे आते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्लियर आते हैं? फिर अब हम लोगों ने किसकी बात की थी आगे? बुक्का के बारे में। बुक्का का मामला क्या देखा था हम लोगों ने? बताया जाता है बुक्का के समय विजयनगर साम्राज्य बहुत विस्तार में हो चुका था। विस्तार में कैसे? बताते हैं बुक्का के समय जो है इनका मामला क्या था? लगभग दक्षिण के मदुरै तक पहुंच चुका था। कहां तक शासन पहुंच चुका था? मदुरै चेर। मदुरै चेर मतलब केरल तक। मदुरै चेर केरल तक इनका शासन पहुंच चुका था। किसका? दक्षिण में सीमा कहां तक लग रही थी? केरल तक। मदुरै मतलब तमिलनाडु तक। अब उत्तर में जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे थे तो यहाँ पर जो दक्कन के क्षेत्र में बहमनी इनको सीधे टक्कर देने के लिए तैयार थे। कौन का प्रतिनिधि तैयार हो चुका था? बहमनी साम्राज्य। बहमनी मैंने बताया था, उसके बारे में कल चर्चा करूंगा। अब मैंने फिर कल के किसके बारे में चर्चा की थी? फिर हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड से क्वेश्चन याद रखेगा रहते हैं। हरिहर सेकंड भी अपने समय का बहुत प्रतापी राजा रहता है। हरिहर सेकंड ने बहमनी साम्राज्य से, किससे? बहमनी साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से गोवा और बेलगांव छीन लिया था। क्या छीन लिया था? गोवा बेलगांव छीन लिया था। गोवा बेलगांव छीन लिया था। साथ साथ इसने क्या किया था? कांची, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कैनरा क्षेत्रों पर भी प्रभुत्व स्थापित किया। क्षेत्रों को भी जीता। क्लियर? तो हरिहर सेकंड भी अपने समय का क्या था? प्रतापी शासक था। अब जो हम लोग आगे बढ़े हरिहर सेकंड के बाद, अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा आपका बन रहा है इसमें? देवराय कौन बन रहा है? प्रथम। देवराय प्रथम के बारे में देखें। बढ़िया के इसमें देवराय प्रथम में देखें क्या हो रहा है। देवराय प्रथम के बारे में देखो, हॉच हो रहा है, थोड़ा गंदा लग रहा होगा, लेकिन मैं एक ही में चीजें मेन पॉइंट्स करा दे रहा हूँ। देवराय प्रथम में आपको एक इंपॉर्टेंट बात लगेगी। देवराय प्रथम में जो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं इसको। देवराय प्रथम में क्या? प्रथम की बात, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिए
देवराय प्रथम। देवराय प्रथम में जो देखा जाए, इनके समय प्रतिद्वंदी तैयार छोटे छोटे पॉइंट्स में, फिरोज शाह बहमनी। अब इसके बारे में चर्चा मैं कर दूंगा बाद में, ठीक है। त्रिचनापल्ली कैनरा क्षेत्र है, को भी जीता था किसने? हाँ, अब आइए फिरोज शाह बहमनी के बारे में जो हम लोग देखें। फिरोज शाह बहमनी पार किया, तुंगभद्रा बताते हैं, तुंगभद्रा नदी इनकी सीमा भी निर्धारित करती थी उत्तर में। तुंगभद्रा नदी को क्रॉस कर दिया, इसको क्या किया? पार किया, काकापुर क्षेत्र सौंपना पड़ा, प्लस अपनी बेटी से विवाह करना, पड़ा। क्वेश्चन आ जाए, किस विजयनगर के साम्राज्य के शासक ने बहमनी शासक से विवाह किया था? तो फिर इसमें एक और बात आती है, देवराय प्रथम में ही हम लोग देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने वापसी की। देवराय प्रथम ने वापसी कैसे की? अपने साथ वारलंग को मिला लिया। बताए होता क्या है, जो संतुलन, शक्ति संतुलन देखिए, जब दिल्ली के खिलाफ तो वारलंग के शासक ने उसका क्या दिया था? साथ दिया। उत्तराधिकारी हुए तो वारलंग से क्षेत्र को जीत लिया, गोलकुंडा के पहाड़ी किलों को जीत लिया। बाद में हालांकि संधि हो गई कि अब मैं आप पर लड़ाई नहीं करूंगा, अब हम आप दोस्त हैं। तो वारलंग उसका बहमनी साम्राज्य का, इसलिए बहमनी साम्राज्य और पावरफुल था। कौन? वारलंग किसके साथ रहता था? बहमनी साम्राज्य का साथ रहता था। लेकिन यहाँ पे हम लिखे बनाए थे रेछवाड़ क्षेत्र, देखिए थोड़ा सा देखते हैं क्या मामला है। इस मामले में देखें जो हम लोग कि जो ये डेल्टा का उत्तर वाला क्षेत्र था, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का, वहां पे रेड्डी लोग थे। कौन थे? ठीक है, यहां रेड्डी लोगों का अपना शासन चल रहा था। तो रेड्डी जो क्षेत्र था, और जीतने के साथ साथ वारलंग के साथ समझौता कर लेते हैं कि आपका रेड्डी साम्राज्य में मेरा हिस्सा, कुछ आपका हिस्सा। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर दोस्ती किसकी किसकी रहती है? वारलंग और किसकी रहती है? वारलंग और किसकी रहती है? विजयनगर साम्राज्य की। और जो वारलंग कभी वारलंग चला चुका है, विजयनगर साम्राज्य। और खासकर इसको कौन लाने में सफल होता है? देवराय। कौन रहता है? देवराय करता है 1419 में, और 1419 में किसको पराजित कर देता है? 1419 में फिरोज शाह बहमनी को क्या कर देता है? पराजित। देवराय प्रथम से पूछिए। फिर क्वेश्चन आ जाता है, किस शासक ने हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था? सिंचाई के लिए जोड़ दिया था, शहरों को जोड़ दिया था। तुंगभद्रा नदी से नहरें निकालकर जल को शहरों तक बनवाया था। वो भी कौन था? देवराय प्रथम। कौन था? देवराय प्रथम। ये पॉइंट याद रखोगे, देवराय प्रथम से संबंधित। तो हरिद्रा नदी पर बांध, और एक बात, 1420 में निकोलस कोंटी भारत आया था। निकोलस कोंटी कहा जाए, निकोलस कोंटी ये 5-6 पॉइंट्स किसके समय के याद रखोगे? देवराय प्रथम। मैं बता रहा हूं कहानी में, कुछ ही नहीं देवराय प्रथम के बारे में। पहला, फिरोज शाह बहमनी ने किसको हरा दिया? और देवराय प्रथम से बांकापुर क्षेत्र जीत लिया। साथ साथ देवराय प्रथम को अपनी बेटी का विवाह करना पड़ा फिरोज शाह से, और जब विवाह किया
भव्य विवाह इस स्तर तक करना पड़ा, बताता है खुद जो है उनको लेने जाता है नगर के द्वार तक फिरोज शाह बहमनी को, और अपना और उसके साथ घोड़ा, अब मतलब सब चल रहा है, रेड कार्पेट नीचे बिछी है, उनको लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर आइए उसके बाद अपनी बेटी से विवाह भी कर 1419 में किसको पराजित कर देता है? फिरोज शाह बहमनी को, और यहीं से फिरोज शाह बहमनी का द एंड हो जाता है, और अहमद शाह प्रथम जो इनका भाई होता है वो अब शासन करने, तो दिमाग में रखेगा। और हरिद्रा नदी पर बांध भी किसने बनाया था? देवराय प्रथम ने। फिर मैं कहूँ निकोलस कॉन्टी 1420 में आया था, किसके समय में आया था? देवराय प्रथम। बढ़िया, चलिए देवराय प्रथम के डिलीट कर रहा हूं इसको, डिलीट करो इसको, डिलीट करो। एक थोड़ा अभी चलो हम कह देंगे कि थोड़ा सही धीरे से, हाँ ठीक। फिर ये कहाँ तक आ गए थे हम लोग? 1400 कितने का आए थे? 1422 से 1446, ठीक। ये कितना है? 1422। अब मैंने किसकी बात की? देवराय प्रथम हो गए थे। अब मैं अब यहाँ पे किसकी बात हो रही? देवराय द्वितीय। मैं देवराय द्वितीय की बात करना चाह रहा हूँ। जो है अब्दुल रज्जाक आया था। कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। मध्य एशिया से कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। तो क्वेश्चन आ जाए, अब्दुल रज्जाक किसके समय आया था? किसके समय आया? देवराय का मामला देखा जाए, देवराय द्वितीय का इतना विशेष कोई मामला नहीं रहता है, लेकिन देवराय द्वितीय बहुत सारी चीजों में वापसी करते हैं, खासकर बांकापुर क्षेत्र, मुड़कल है, मुड़कल, इन क्षेत्रों को फिर से क्या करते हैं? इन क्षेत्रों को मिला लिया। अपने साम्राज्य मिला लेते हैं देवराय द्वितीय, मतलब अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं, बहुत सारे बहमनी राज्य के क्षेत्रों को आपस अपने में मिलाते हैं। तो ये हमने देखा था। और प्रौढ़ देवराय के विषय में हम लोग तो बता ही रहे, क्या कर दी थी? सालू वंश की स्थापना की थी, और इनके समय विरूपाक्ष का मंदिर बना था। किसका मंदिर बना था? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष मंदिर किसके समय बना हुआ था? प्रौढ़ देवराय के समय। बढ़िया है। चलिए, अब हम लोगों ने इसको देख लिया था, अब हम यहां से बढ़ रहे हैं आगे। सालू वंश में, सालू वंश में देखते हैं हम लोग नरसिंह सालू ने, नरसिंह सालू ने प्रौढ़ देवराय की हत्या कर सालू वंश की स्थापना की, और लगभग 80 से 1505 के बीच। क्लियर? अब जो हम लोग देखें, बात है मात्र 20 साल चल रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा। इसके बाद जो हम लोग देखें, सालू वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, सालू वंश के अंतिम शासक कौन है? वीर नहीं, इम्माड़ी नरसिंह, इम्माड़ी की हत्या करके इम्माड़ी नरसिंह की हत्या करके वीर नरसिंह, कौन? वीर नरसिंह तुलु वंश की स्थापना करता है। किस वंश की? तुलु वंश की स्थापना।
तुलु वंश की स्थापना की। क्लियर? वीर नरसिंह ने किस वंश की स्थापना की? और ये बताया जाता है तुलु वंश 5 से लगभग 1570 तक ईच खींच के चलता है। हालांकि 1565 के बाद पूरी तरीके से कमजोर हो चुका होता है। क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो देखा जाए तुलु वंश के बारे में, लेकिन हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है, लेकिन आप यूपीएससी हो जाए या समीक्षा अधिकारी हो जाए या अच्छे वनडे एग्जाम हो जाए, मतलब उनका स्तर अच्छा हो, अच्छे लेवल के जीएसआई, तो आप वहां तक कर सको अच्छे से। तुलु वंश तो संस्थापक तो हो गए वीर नरसिंह ही। एक कौन है शासक? कृष्ण। इसका टाइम पीरियड है 1509 से 1530। ये एनसीईआरटी बताती है ओल्ड वाली। टाइम पीरियड कितना है? 1509 से 1529। आप चाहे ये मान लीजिए टाइम पीरियड, चाहे ये मान लीजिए। कृष्णदेवराय से क्वेश्चन आता है। देखिए होता क्या है, जो हम लोग देखें विजयनगर साम्राज्य में उड़ीसा के गंग शासक हैं, वो भी अपना नियंत्रण किस पे बनाना चाहते हैं? वो भी अपना नियंत्रण बनाना चाह रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र पर। बीजापुर भी सोचता है कि विजयनगर साम्राज्य में तुंगभद्रा वाले क्षेत्र पर क्या बनाया जाए? शासन बनाया जाए। तो बीजापुर को बहुत बुरी तरीके से कौन पराजित करता है? तो बीजापुर को इसने पराजित किया। बीजापुर को पराजित किया। क्लियर? फिर गुलमर्गा को तहस नहस कर दिया। किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट आता है गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह को भी इसने पराजित कर दिया। किसको पराजित किया? गोलकुंडा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह पराजित किया। क्लियर? गोलकुंडा का ऐसा कुली शाह को भी क्या कर दिया? पराजित किया। मतलब देखा जाए पावरफुल में कोई कमी नहीं। इसको ही बाबर ने क्या बताया था? बाबर ने अपनी आत्मकथा में, आत्मकथा जान के बाबरी दक्षिण भारत का योद्धा। बाराबोसा ने भी इसकी प्रशंसा की, कहा वो दक्षिण भारत का योद्धा था, इसने बहुत लोगों को पराजित किया था अपने से। ठीक है, ये फिर आ जाइए जो देखा जाए, मतलब देखा जाए बहुत सारी चीजें उधर साइड में चली गई थी बहमनी साम्राज्य में, लेकिन इसने कृष्ण देवराय ने। फिर आता है इसने जो है कुछ मंदिर बनवाए थे, उनका नाम है हम्पी का। इसने हम्पी का कौन सा मंदिर बनवाया था? हम्पी का विठल स्वामी मंदिर। कौन बनवाया? हम्पी का विठल, हम्पी में लिखेगा विठल स्वामी मंदिर बनवाया, मंदिर बनाया। दक्षित या तक्षित तक्षित संगीत, मतलब इसमें 56 तक्षित संगीत स्तंभ थे। किसमें? 56 तक्षित संगीत स्तंभ थे मंदिर में।
इसने और भी बनवाया, हम्पी में एक और मंदिर बनाया इसने, हजारा मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर बनाया? हजारा मंदिर बनवाया। विठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण देव राय ने। क्लियर? फिर एक कृष्ण देव राय ने। फिर बताया जाता है कि इसके समय अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे, जिन्हें क्या कहा था? अष्टदिग्गज कहा गया। क्या कहा गया? उसे क्या कहा गया? अष्टदिग्गज कहा गया। याद रखेगा, उनको क्या कहा गया? अष्टदिग्गज। क्लियर? तेलुगु भाषा के जो 8 प्रमुख विद्वान रखे, इसने कवियों को रखा, उन्हें क्या कहा? की युग किसके काल को कहा गया है? कृष्ण देव राय के। इसी समय, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ोगे? फिर शासनकाल था, शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहलाया। क्लासिकी युग शांति में है, ठीक है? क्लासिकी युग कहलाया। क्लासिकी युग कहलाया, तो ध्यान रखिएगा। तो तेलुगु साहित्य क्लासिकी युग किसके समय कहलाया? याद रखिएगा, किसके समय कह रहा है? कृष्ण देव राय का शासनकाल कहलाया। ठीक है? फिर बताया था महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद। किस भाषा में? महाभारत का तेलुगु, किस भाषा में? तेलुगु भाषा में अनुवाद। ठीक है? महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद। ठीक है? ध्यान रखिएगा, कौन कर रहा है? नन्यन ने क्या किया? प्रारंभ शुरू किया, येरन ने पूरा किया, और टिक्कन का भी इसमें सहयोग रहा। टिक्कन का भी सहयोग। क्लियर? अब आइए, जो नन्यन, येरन, टिक्कन, सब है। ठीक है? देखिए, कवित्रय कहा था। क्या कहा था? त्रय मतलब 3। तेलुगु साहित्य के क्या है? कवित्रय। कवित्रय कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? ठीक है? तेलुगु साहित्य। तो इन चीजों को दिमाग में रखिएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं, तेलुगु साहित्य का सबसे बढ़िया जो काल आया है, किसके समय आया? जो है एक रचना लिखी थी, उसका नाम क्या था? अमुक्त माल्यार। तो ये भी रखेगा, कृष्ण देव राय की रचना है, उसका नाम भी लिख रहेगा। कौन है? अमुक्त माल्यार। तो ये भी रखेगा, अमुक्त माल्यार किसकी रचना है? कृष्ण देव राय की। मतलब कृष्ण देव राय ने एक हिसाब से देखा जाए, फिर से विजयनगर साम्राज्य को, जब विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो रहा था, तो कृष्ण देव राय ने इसको एक मजबूत स्थिति में फिर से ला खड़ा कर दिया। अब आइए, इनके एक अच्युत राय थे, अच्युत देव राय। कौन थे? इसके बाद उन्होंने कुछ दिन शासन किया, तो इनके उत्तरवर्ती शासक कौन थे? अच्युत देव राय थे। कौन थे?
अच्युत देवराय। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी में, बढ़े। देखिए अब होता क्या है आगे चल के, कौन 1543 में, बहुत ज्यादा आगे अच्युत देवराय वगैरह को ज्यादा तो बना नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ ऐसा फिर तो नहीं कर पा रहे हैं। उसका नाम है सदाशिव राय। कौन आता है? सदाशिव राय। अब वो सदाशिव राय नहीं है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में, नाम बड़े अलग अलग हैं। यहाँ पर देखा होगा आसफ खां कितने थे, एक आसफ खां वो थे, एक आसफ खां मतलब तो सबके शासन काल में अलग अलग लोग आते हैं, ठीक है, एक नाम में कई लोग हो जाते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट समय चल रहा है इनका, विजयनगर साम्राज्य का। देखिए 1543 ईस्वी में राय गद्दी पर बैठे। अब ध्यान दीजिएगा, गद्दी पर बैठे, क्वेश्चन बनता है क्या हो रहा है यहाँ पे, बदलाव एक आता है। भले ही गद्दी पर बैठता सदाशिव राय है, इसमें तिकड़ी काम करती, तिकड़ा होता है, या कहेंगे राजा राम कहा जाता है, या राम राजा, राम राम, राज राम, राज राम, ठीक है। एक राज राम नामक एक पावरफुल व्यक्ति होता है, चला रहा होता है। इधर साइड में बहमनी साम्राज्य में, बहमनी तरफ देखते हैं तो बहमनी क्या, एक हिसाब से वो टुकड़े में महमूद गवाया किसका पेशवा होता है बहमनी साम्राज्य में, उसको 1482 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया जाता है। उसके बाद बहमनी साम्राज्य टुकड़ों में बट जाता है। उनको भी अभी देखेंगे थोड़ा सा, हम अभी बहमनी साम्राज्य की ओर भी थोड़ा चलेंगे। देखिए क्या है मामला, राजा राम या राज राम है, या कहीं कहीं राज राम हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये रखे राम नाम लगा रहेगा, याद रखेगा इतना, ठीक है। अब आइए इधर से बहमनी साम्राज्य के बारे में जो देखते हैं, बहमनी साम्राज्य गया था, खासकर इधर कौन भाग है, बीजापुर, क्लियर, अहमदनगर, कुंडा, बीदर, क्लियर। बहमनी साम्राज्य की राजधानी बाद में बीदर होती है। अहमद शाह प्रथम जो होता है बहमनी साम्राज्य में शासक आता है, क्लियर। तो ये भागों में बटा हुआ है बहमनी साम्राज्य। प्रयास राजा राम इनके तिकड़े चलाने, ये बहुत दिमागी थे, बहुत शक्तिशाली भी थे। वो आपस में क्या किया करते थे, इन मुस्लिम शासक को आपस में लड़ाया करते थे, शक्ति संतुलन बना रहे कि ये एक हो जाएंगे तो हमारे विजयनगर साम्राज्य के लिए क्या उत्पन्न हो जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा, समझेगा। कई बार पराजित भी करना पड़ा, पावरफुल था, पराजित भी कर देता था। कई बार इनको पुर्तगालियों से मिलकर छिनवा दिए गए, या बंदरगाहों पर अधिकार कम करा दिया गया। लेकिन बाद में खासकर इसमें और ये 4-1 हो जाते हैं, और 4-1 होकर संयुक्त सेना इनकी लड़ाई करती है, किससे लड़ाई करती है, राय लड़ाई नहीं करते, सदाशिव राय लड़ाई नहीं करते। कौन लड़ाई कर रहा है, राजराम लड़ाई करते हैं। राजराम जब लड़ाई कर रहे हैं और हुसैन निजाम शाह द्वारा इनकी जो है इनका वध कर दिया था, इनको मार दिया था। क्या कर दिया था इनको, उसी बताया जाता है कि उस युद्ध में 1 लाख लगभग हिंदू क्या किए थे, मारे गए थे। अभी ये हिंदुओं की ओर से लड़ रहे हैं, हिंदू, हालांकि इनमें भी मुस्लिम शासक हो सकते हैं, साथ मुस्लिम लड़ाई
के शासक हैं और उधर सारे क्या थे, मुस्लिम शासक थे। तो देखा जाए उधर मुस्लिमों का गठबंधन होता है, ये क्या हो जाते हैं, क्या कर दिया, मान दिया जाता है। तो याद रखेगा उस युद्ध को बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया जाता है 1565 का बेनी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी का, ठीक है, बन्नी हट्टी का युद्ध। इसे ये बताते हैं गांव के पास होता है, इसलिए राक्षसी तंगड़ी भी युद्ध कहते हैं। कौन, राक्षसी और तंगड़ी, 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 राक्षसी नामक गांव के बीच हुआ, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तंगड़ी का युद्ध, ध्यान रहेगा, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। किसको, क्या था इसमें, एक तरफ तो कौन है, राजराम है, ठीक है, और सदाशिव राय की ओर से, ठीक है, और दूसरी ओर वर्सेस कौन है, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो कैसे क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन जो है लड़ाई नहीं किया था, कि बीदर और बरार में क्या होते हैं, बरार नहीं लड़ता है, क्लियर। और फाइनली किसकी जीत हो रही है, इधर गठबंधन की क्या हो रही है, जीत हो जाती है। और इनका जो है, इनकी हत्या कौन कर देता है इसमें, राज, उसने हुसैन निजाम शाह ने, किसने कर दी इनकी हत्या, हुसैन शाह, हुसैन निजाम शाह, ठीक है। तो याद रहेगा कौन सा युद्ध था, 1565 का बन्नी हट्टी का युद्ध, ये कहते हैं राशि तंगड़ी का युद्ध। और ये वर्सेस, यहीं से किसका दांड होता है, किसका दांड होता है, यहीं से विजयनगर साम्राज्य। इनका शासन कब तक रहता है, 1567 ईस्वी तक रहता है। और बाद में क्या करता है, तिरुमल पेनुकोंडा क्षेत्र है, वहां पर पेंडु किनारे करके किस वंश की स्थापना करता है, अराविडु वंश की स्थापना करता है, क्लियर। तो यहाँ पे इसके बाद भी लिखेगा जो है सदाशिव राय, किस वंश के अंतिम वंश के अंतिम शासक थे। कौन हुए, अंतिम शासक हुए। और जो है तिरुमल ने पेनुकोंडा अराविडु वंश की स्थापना की, अराविडु वंश की क्लियर। और 70 में क्या कर दी, स्थापना कर दी। के बाद कौन आते हैं, रंग प्रथम आते हैं, शासक कौन आते हैं, रंग प्रथम। इसी के बाद एक वेंकट द्वितीय शासक आते हैं, कौन, सेकंड शासक आते हैं। उसी के समकालीन एक शासक होता है, इन्हीं के समकालीन गोडियार, शासक गोडियार। और गोडियार ने बताया जाता है मैसूर की 1612 में स्थापना किया, मैसूर की स्थापना था। तो वेंकट सेकंड किस वंश से चल रहा था,
अराविड वंश, तभी मैंने लिखा था क्वेश्चन आया था इसीलिए। अब आ जाइए, विजयनगर साम्राज्य को हम लोगों ने देख लिया। विजयनगर साम्राज्य बताया जाता है जो प्रशासन था ज्यादातर, उसमें मंडलम राज्य को कहते थे। मंडलम क्या होता था? राज्य। जिला को कहते थे नाडु। क्या कहते थे जिला को? नाडु। फिर जिला से नीचे होता था स्थल कहते थे, और इसके नीचे होता था ग्राम। क्या होता था यहाँ पर? कहते ही। क्लियर? तो सबसे बड़ी इकाई कौन थी? मंडलम नाडु। सबसे बड़ा जो क्षेत्र राज्य होता था उसके नीचे वाले जिले को क्या कहते थे? नाडु। स्थल क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र और ग्राम। सबसे छोटी इकाई कौन थी इनके समय? ग्राम थी। फिर इनके समय भू राजस्व विभाग उसे 58 कहते थे। क्या कहते थे? क्वेश्चन आ चुका है, 58 किसे कहते थे? भू राजस्व विभाग। स्पीड में नहीं लिख रहा हूं ज्यादा। अब आ जाइए, भू राजस्व कर 1/3 से लेकर कितने तक था? 1/6 तक। प्लस विजयनगर साम्राज्य जो औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयां लगाते थे, निजी व्यापारी उनसे भी कर लेते थे। कौन? विजय। जो आप कोई फैक्ट्री चलाओगे तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एक टैक्स देना पड़ेगा। ये सब किसकी विशेषता थी? विजयनगर साम्राज्य। तो हम लोग चीजें देख ली। अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। हालांकि ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या क्या मेन चीजें आ सकती हैं। क्लियर? एक सेकंड, राइटिंग बहुत ही गंदी है मेरे है। ज्यादा पढ़ाने में राइटिंग बनने का कोई सवाल नहीं होता, फिर राइटिंग ही बनाते रहेंगे। स्तर पढ़ रहे हो, उस स्तर में थोड़ा सा दक्षिणामार समझोगे, बहुत चीजें करानी पड़ेंगी, तो बहुत स्लो नहीं करा सकते। आगे अगला। अब थोड़ा सा हम लोग बहमनी साम्राज्य ने हालांकि देखा था, फिर भी देखते हैं कुछ मामला क्या है उनका। जब हम लोग विजयनगर 36 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई है, 1347 में। दक्कन क्षेत्र है, दक्कन क्षेत्र। इसके संस्थापक में बड़ा बवाल रहता है। संस्थापक में जब बवाल रहता है तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने बताया था अलाउद्दीन हसन। कौन था? अफगान था। अफगान में कौन था? ये अफगान। अलाउद्दीन हसन। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम हसन गंगू। क्वेश्चन आ जाए हसन गंगू इनका नाम क्यों रखा गया? तो इस कारण हसन गंगू इनका उत्थान हुआ। कौन थे ब्राह्मण? वो गंगू नामक ब्राह्मण। उत्थान हुआ था, इसीलिए इन्होंने क्या नाम रखा? इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? इसलिए इनका नाम हसन गंगू पड़ा। क्या पड़ा? हसन गंगू पड़ा। आगे बढ़ाते हैं। मामला क्या है? एक विवाद रहता है इनके नाम से संबंधित। और अलाउद्दीन
बहमन गद्दी पर किस नाम से बैठे थे? गद्दी पर किस नाम से बैठे थे? अलाउद्दीन हसन। मैंने यहां भी बताया था एक बात, एक तो बहमन शाह ईरानी के वंशज हैं, इसलिए इनका नाम ये पड़ रहा है। और दूसरा एक मैंने बताया था ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्ति के रूप में बहमन शाह नाम रखा, बहमन शाह उपाधि। ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण से बहमन, ठीक। अब आइए, ये कौन कह रहा है? ये फरिश्ता। वो कहा, जब आप अच्छी बुक पढ़ोगे तो उसमें मिलता है, फरिश्ता ने ये बताया था कि इस आधार पे इनका नाम ये रहा। अब आइए, कहीं कहीं प्रचलित कथाओं, अब मैंने बताया था ये जो हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का विस्तार भी कर लेते हैं आगे चल के। अब इसके बाद एक फिरोज शाह बहमनी शासक है। इसका टाइम पीरियड भी देख लोगे, ये जिसका इंपॉर्टेंट मामला होगा मैं उसका टाइम पीरियड अपने आप दिखा दूंगा, ठीक है? क्लियर? ये जो है फिरोज शाह बहमनी शाह, इसका हम लोग लड़ाई का फेज तो देख ही चुके हैं। लड़ाई के फेज में हम लोग देख चुके हैं देवराय प्रथम की बेटी से विवाह किया था, ठीक है? एक राजा और हिंदू राजा उसी दक्षिण भारत में चल रहे थे, नरपति राय। नरपति अपनी बेटी का विवाह किया था। बाद में देवराय प्रथम ने 1419 में इसको क्या किया था? स्थिति क्या हुई? इसकी स्थिति कमजोर पड़ गई। और कमजोर हुई तो आगे चले गद्दी पर कौन बैठ गया? अहमद शाह प्रथम ने गद्दी पर कब्जा किया। गद्दी पर कब्जा किया। गद्दी पर कब्जा किसने कर लिया? अहमद शाह प्रथम। कहा जाए तो अहमद शाह प्रथम ने उन क्षेत्रों को जीता जिन्होंने कभी विजयनगर साम्राज्य क्या की थी? दोस्ती की। जैसे वारलंग ने विजय को पराजित कराया था, फिरोज शाह बहमनी को, तो उसने वारलंग के शासक को मार डाला। किसने? कौन है? अहमद शाह। तो कहने का शक्ति क्या कर दी? बीदर कर दी। क्वेश्चन आ जाए कि बहमनी वंशी के शासक ने राजधानी गुलमर्गा से स्थानांतरित कर क्या कर दी? बीदर की। तो याद रखेगा अहमद शाह। अहमद शाह प्रथम ने राजधानी गुलमर्गा या गुलमर्गा राजधानी गुलमर्गा स्थानांतरित की। ठीक है, अहमद शाह प्रथम ने राजधानी गुलमर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी। ठीक है, याद रखेगा। और वारलंग के शासक को क्या करता है? पराजित करता है।
शासक को वालन के शासक को क्या किया? बहमन जो कौन है ये? अहमद शाह। अब आगे मामला देखते हैं। अब थोड़ा सा फिर आर्टिकल से जुड़ा मामला आ गया, फिरोज शाह बहमनी संबंधित। फिरोज शाह बहमनी के विषय में चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए फिरोज शाह बहमनी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये बताया जाता है कि प्रकृत विज्ञान, ठीक है, तर्कशास्त्र, इत्यादि में विशेष रुचि था, इत्यादि में विशेष रुचि। आगे की बात का कई भाषाओं का ज्ञान कौन रखता था? फिरोज शाह बहमनी। जैसे कौन सी भाषाएं? खास अरबी, और कौन चलती थी? तुर्की, फारसी, अरबी में ज्ञान किसको रहा? फारसी, अरबी, तुर्की भाषा में ज्ञान फिरोज शाह बहमनी। इस्लामिक कानून का ज्ञाता, कानून सेंटेंस इस्लामिक कानून का ज्ञान बहमनी वंश के शासक में था, ज्यादा था। फिर आ जाइए, तुर्की तो भाषाएं थी ही थी, तेलुगु, कन्नड़ तथा मराठी। ये मराठी भाषा का भी ज्ञान भी कौन था? किसको था? फिरोज शाह बहमनी को। फिरोज शाह बहमनी अपने हरम में या हरम में रानियों से उनकी ही क्षेत्रीय भाषा में बात करता था। क्लियर? इतना नॉलेज रख लिया था। अच्छा, हरम में क्यों? क्योंकि इतनी बेटियों से विवाह करा सके। इसके बाद कई विदेश से विवाह हुए थे, यहाँ के बहुत क्षेत्रीय विवाह हुए थे। फिर आगे देखते हैं। फरिश्ता कहता है कि इनके में दो कमियां थी, ये शराब बहुत पीते थे और संगीत बहुत सुनते थे। तो ये बताते हैं दो कमियां थी, तो इनके विषय में कहा है संगीत तथा शराब पीना पसंद करते, शराब पीना पसंद था। लेकिन ये चीजें ये भी थी, ठीक है। फिर जो हम लोग देखें, किसके विषय में देखते हैं? समय बताते हैं। हाँ, समय में और क्या बताया है? बताता है दक्कनी ब्राह्मणों ने भू राजस्व में प्रधानता प्राप्त की, अर्जित की थी, ठीक है। तो इनके समय में दक्कनी हिंदू कर्मचारी बहुत संख्या में थे, हिंदू संख्या थी, हिंदू कर्मचारियों की भी संख्या थी। किसके समय में? फिरोज शाह बहमनी के। इनको कौन पराजित कर देता है? कौन पराजित कर देता? किसने? देवराय प्रथम ने। क्लियर? तो ये बातें हमने किसके बारे में बताई है? इसने क्या किया? सारा खगोल
खगोलशाला का निर्माण दौलताबाद में खगोलशाला खगोल विज्ञान निर्माण कहाँ किया था इसने? दौलताबाद में किया। तो ये सब किसके विषय में है? फिरोज शाह बहमनी। इसने प्रयास किया कि दक्कन को संस्कृत का केंद्र बनाया जाए, सांस्कृतिक केंद्र हुआ। तो इसने सोचा कि वहां से बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े विद्वान लोग भाग कर कहीं शरण लेंगे, तो उसने देखा कि दक्कन में सब शरण ले रहे हैं। तो इसने प्रयास किया दक्कन को क्या बनाया जाए? बड़े सांस्कृतिक बहमनी का। अब आते हैं हम लोग इसके बाद का अहमद शाह के बारे में हम लोग लगभग देख, मतलब इसी के दौरान हम देख रहे हैं। एक बार कहते हैं महमूद गवाह, क्या नाम आता है? महमूद गवाह के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। बहमनी साम्राज्य में क्या था? बहमनी साम्राज्य में पेशवा या ठीक है, बहमनी साम्राज्य में क्या था? पेशवा या प्रधानमंत्री था। इसने 20 वर्षों तक ठीक है, बहमनी साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। इसने जो शासन करने के लिए जो क्षेत्र को 8 प्रांतों में बांट दिया। कितने प्रांतों में बांटा था? 8 प्रांतों में बांटा। को संभालने के लिए अमीरों को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? अमीरों को। बताते हैं इनको 500 घुड़सवार दिए जाते थे, बड़ी सेना दी जाती थी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। महमूद गवाह ने बताते हैं कि गोवा बंदरगाह को जीत लिया था, गोवा क्षेत्र को भी जीत लिया था। किसको जीत लिया था? गोवा क्षेत्र को बाद में जीत लिया था। इसके पास आ गए तो यहां से बंदरगाह आया, मतलब यहां से क्या थे? ईरानी इराकी नस्ल के अच्छे खासी संख्या से महत्वपूर्ण थे। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। महमूद गवाह के बारे में बताया था, अमीर लोगों को उसने जो रखा था, बाद में वही बचा। तो 1500 जो है आपका 1482 में ईस्वी में इससे मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड इसने बताते 3 मंजिला मदरसा बनवाया था। 3 मंजिला का क्या कराया था? निर्माण कराया था। कुछ ना 3 मंजिला मदरसे कराया था। जब बहुत हजारों में लोग पढ़ते थे तो किसने कहा था? महमूद गवाह। और महमूद गवाह का नाम यहीं से रहते हैं। आइए फिर देखते हैं महमूद गवाह के बारे में। महमूद गवाह के बारे में बताया जाता है जब मालवा क्षेत्र खलजियों के अंडर में था, तो मालवा राज्य क्या करना चाहता था? नियंत्रण रखा जाता था। तो मालवा राज्य को कौन क्षेत्र मिल गया? गोलकुंडा क्षेत्र मिल गया बराड़ को पाने के लिए। तो बताते हैं कई बार महमूद गवाह ने बराड़ की लड़ाई की, यहां तक कि खिलजी वंश के। तो क्वेश्चन आ जाए, दिल्ली सल्तनत के शासक महमूद खिलजी को भी किसने पराजित किया था? महमूद गवाह ने। अब बल्कि अपना क्षेत्र विस्तार करता रहता है कौन? महमूद गवाह। तो कुछ को खिलजी शासक किसको पराजित किया था इसने? महमूद खिलजी को। किसको पराजित किया? महमूद खिलजी। ठीक है।
तो प्रयास करेंगे। यहाँ तक ही हमने पढ़ाया है विजयनगर बहमनी साम्राज्य। लगभग 1485 के आसपास इनका भी मामला क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद यह है बहमनी, गोलकुंडा है, बीदर है, अहमदनगर है, इन क्षेत्रों में क्या रहता है, बढ़ जाता है। जो एक कंट्रोल में चल रहा था महमूद गवा के, वो सब आगे चले क्या रहता है, तहस जाता है। किया कि विजयनगर साम्राज्य के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट बिंदु थे, जहां से क्वेश्चन फंस सकते हैं, उनको मैंने इस तरीके से पूरा टॉपिक कवर किया। एक बार में 1 मिनट के लिए केवल क्विक रिवीजन के तौर पर बोलना चाह रहा हूं। क्विक क्या क्या मैटर हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था टाइम पीरियड 1350 से 1565 का। होता क्या है, जब विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस समय काल में हम लोग देखते हैं कि जहां पर उत्तर भारत में नए नए क्षेत्र में विघटनकारी शक्तियां अपने क्लाइमेक्स के लेवल पर हैं, वहीं दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य ने एक स्थायी शासन की स्थापना की। न केवल यहाँ पर राजधानियों का विकास हुआ, एक लंबा स्थायी शासन के आधार पर क्षेत्र का विकास किया गया। फिर हम लोगों ने देखा था, जैसे ही आगे का समय बढ़ता है तो इनको चैलेंज पुर्तगालों से मिलना शुरू हो जाता है, ज्यादा पावरफुल थी। वहीं पर मुगल भी उत्तर भारत में अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, तो इनको चैलेंज 2 जगह से मिल रहा है। उत्तर भारत से क्या रहे, मुगल, और बाद में जो गोलकुंडा, बीजापुर साम्राज्य क्षेत्र जो कुछ है, 7वीं शताब्दी में कौन रहता है, औरंगजेब रहता है कि नहीं। अंत तक औरंगजेब बीजापुर, देखिए अकबर खान देश तक रहते हैं, शाहजहां के कौन अंडर में आता है, अहमदनगर आ जाता है, औरंगजेब। मतलब 7वीं शताब्दी तक ये गोलकुंडा, बीजापुर, ये सब जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, वो सब जो है मुगलों के अधीन आ जाते हैं। क्लियर। तो फिर इस आधार पर हम लोगों ने देखा 1300 का से कितने से होता है, 1336 से 1485 तक। इसके बाद से 1505 तक। फिर मैंने देखा टुलू वंश 1505 से 1570 तक, और फिर इसके बाद अरावली वंश 1570 के बाद आ जाता है। फिर हम लोग धीरे धीरे देखते हैं साम्राज्य दक्षिण भारत का क्षेत्र था वो किसके अंडर कंट्रोल में चला आता है, मुगलों के। क्लियर। फिर जो हम लोग देख रहे थे, इसके बाद जो हम लोग 2 भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। संगम वंश नाम से एक वंश स्थापित किया था अपने पिता के नाम पर। किसके सामंत थे, वारलंग के काकाती राजा के सामंत थे। और किसके मंत्री थे, बाद में हुए थे काम्पिली, जो कि तुगलक ने आक्रमण किया, इनको बंदी बना लिया था, इस्लाम धर्म स्वीकार कराया। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद फिर से आए दक्षिण भारत में, और इन्होंने एक नए राज्य की स्थापना किया 1336 से 1356 तक। फिर 1356 से कौन आ गया था, बुक्का आ गया था। बुक्का ने शासन किया 1356 से 1377 1404 तक। किसने शासन किया, हरिहर द्वितीय, जो हरिहर द्वितीय ने। और फिर हरिहर सेकंड के बाद 1422 से 1446 तक कौन आ गया, देवराय द्वितीय आ गया। ये सब मैंने इनके विषय में देख लिया था। फिर उधर साइड में हमने बहमनी साम्राज्य के विषय में देख लिया था। फिर विजयनगर साम्राज्य का युद्ध से, उसमें उधर से शासक कौन थे, सदाशिव राय अंतिम शासक साबित होते हैं। किसमें, विजयनगर साम्राज्य के। किस वंश के थे, तुलु वंश के। और 1565 होता है, तो उधर से कौन होता है, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और अहमदनगर की सेना इनको पराजित। मैंने भी लास्ट में ही बताया है। तो जो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल मुगलों की दक्कन नीति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें बतानी होंगी उसी के साथ।